नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वयं शिक्षण में। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हौसला है अगर तो ज़िंदगी भी बदल जाती है। सच ही कहा है किसी ने। हौसला अगर खुद में हो तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। यही एक ज़िंदगी बदलने के लिए अपनी शिक्षा को अपने साथ लेकर चलते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। वृद्धि और विकास से इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। खुद से बन रहे हैं इसीलिए समय लग रहा है, हमें ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिली थी जनाब। तो खुद से बन रहे हैं तो समय तो लगेगा ही, इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सबसे पहले माँ के गर्भ में ही होता है 9 महीने। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती। कभी बच्चे में जल्दी बदलाव आ जाता है तो कभी बच्चे में थोड़ा समय लगता है बदलाव आने में। यह है निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें विकास की गति के बारे में बात हुई है। कभी विकास बहुत जल्दी हो जाता है तो कभी विकास में थोड़ा समय लगता है। दूसरी ओर चलते हैं। एकरूपता का सिद्धांत। विकास की गति के अंतर हो सकता है, विकास की गति में अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता पाई जाती है। देखिए, विकास की गति में हम अंतर बता सकते हैं कि बच्चे का विकास थोड़ा देर से हो रहा है, उसके मानसिक विकास पर उसके क्रम में कि पहले बच्चे का सिर विकसित होगा, उसके बाद हाथ पैर, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती कभी भी। जैसे कि इसमें भी बताया हुआ है कि बच्चों को भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में ही होगा, चाहे बच्चा विश्व के किसी भी देश में हो। सबसे पहले वो अक्षर ही सीखेगा, अ आ ई, अंग्रेजी में बोलते ए बी सी, है ना। उसके बाद ही वाक्य शब्द बनाना और फिर वाक्य बनाना सीखेगा। तो विकास का जो क्रम है वो इसी तरह से है कि पहले बच्चे के दूध के दांत ही गिरेंगे, उसके बाद दूसरे आएंगे। ऐसा नहीं पहले दूसरे गिर जाएंगे फिर दूध के दांत आएंगे, नहीं। वो होता है क्रम, क्रम की एकरूपता। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, जिसका आपको ध्यान रखना होगा अपने एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है। हर आयु वर्ग की अलग विशेषता होती है, जिसके कारण हर आयु वर्ग के व्यवहार में अंतर भी पाया जाता है। छोटा बच्चा बड़े बच्चे की तरह नहीं रह सकता और बड़ा बच्चा जो है वो छोटे बच्चे की तरह नहीं रह सकता। ठीक है, सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास की अपनी स्वाभाविक गति होती है। सभी बालक वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं रखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो 16 साल का बच्चा कंचे नहीं खेलेगा, राइट। उसी तरह से जो 6 साल का बच्चा होगा वो आपका, अगर बात करें तो वो बड़े बच्चों की तरह बैठ के मूवीज़ देखना, पॉपकॉर्न खाना, शांति से रहना, म्यूज़िक सुनना, ये सब नहीं पसंद करेगा। उसको खेलना है बाहर जाके। तो ये जो होता है वो आयु वर्ग के हिसाब से विशेषताएं आती है। डॉल छोटी लड़कियों को ही पसंद आती है, ऐसा नहीं है कि 15-16 साल की बच्चियों को भी डॉल पसंद आएगी, नहीं। जो 4-5 साल की 6 साल की बच्चियाँ होंगी उन्हें ही डॉल पसंद आएगी। किचन सेट उन्हें ही अच्छा लगेगा, डॉक्टर सेट उन्हें ही अच्छा लगेगा जो 5-6 साल की बच्चियाँ होंगी। 15-16 साल की बच्चियों को किचन सेट नहीं चाहिएगा, समझे। तो ये उनकी विशेषताएं होती है जिससे उनके बारे में पता चलता है।
वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणामों का सिद्धांत। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। कैसा वंश है, आसपास का वातावरण कैसा है, इससे ही बच्चे पर बहुत बदलाव आते हैं। वातावरण अगर ऐसा होगा कि आप आसपास के जो लोग हैं वो अभद्रता से रहते हैं और अपभाषा का प्रयोग करते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर हम बच्चे को अच्छे मैनर्स सिखाएंगे, अच्छी आदतें सिखाएंगे, तो बच्चा वही सीखेगा। समझे। अगला है समग्र का सिद्धांत। मनुष्य के विकास का विकास समग्रता से होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता है, जैसे कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसमें आपको बताया गया है कि बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। समाज में रहता है तो समाज, अब अगर वो कुछ इस तरह से कुछ अभद्रता करे अगर समाज के सामने, तो समाज उसे समझाएगा कि ये सही नहीं है, तो उसको फील होगा कि मैंने सही किया या गलत किया। समझे। तो वो समग्रता का विकास होता है। ये सारी चीजें उसके साथ एक साथ बदलाव में आती हैं। जो 6 पॉइंट है वो है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता होता क्या है? जब बच्चा बहुत सारी चीजें सीख लेता है, परिपक्व हो जाता है, बड़ा होता है, समझता है क्या सही है और क्या गलत है, उसका जो वृद्धि और विकास है वो बहुत प्रभावित करते हैं। क्योंकि बच्चा जो सीखता है, अधिगम करता है जो, वही उसकी परिपक्वता में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन उस कार्य के लिए अभी उसका भौतिक विकास नहीं हुआ है, तो बालक उस कार्य को सीखने में असमर्थ ही रहेगा। बालक उस कार्य को कभी नहीं सीख पाएगा पूरी तरह से। ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत। मानव शिशु सर से पैर की ओर बढ़ता है और विकसित होता है। इसी प्रकार विकास का क्रम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और बाहरी विकास की ओर जाता है। ये एक दिशा की ओर दिखा रहा है हमें कि विकास की दिशा किस तरह से बढ़ती है, विकास किस तरह से दिशा की ओर बढ़ता है। जैसे पहले मांसपेशियां बढ़ती है, उसके बाद उसका विकास होना शुरू होता है। वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता। प्रारंभिक अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास की धारणा होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। सबसे पहले जब बच्चा बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि जो उसके अंदर शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। बच्चा जल्दी जल्दी मतलब हाथ पैर चलाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे खाने की शुरुआत करता है, चलने की शुरुआत करता है, तो सब चीज़ उसके साथ तेज़ी से होती है। फिर धीरे धीरे उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, लेकिन गुणात्मक विकास होता रहता है, गुणों का विकास होता रहता है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। जब अनुसंधान से यह स्पष्ट हो चुका है कि भविष्यवाणी करना असंभव है। आप किसी बालक की रुचि के बारे में पता कर सकते हैं क्या? आप किसी बच्चे का पता कर सकते हैं कि उसको गिल्टी फील हुआ है या नहीं, आपने कुछ खाया तो? नहीं। वो क्या चाहता है, क्या पसंद है, नहीं पता कर सकते। समझे। तो ये सिद्ध ही नहीं हो सकता कि विकास किस तरह हो रहा है बच्चे का, कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वृद्धि जो है वो तो दिखती है ना सबको कि हाँ हाथ पैर बढ़ रहे हैं, बड़ा हो रहा है अब तो बच्चा, पर क्या आप उसका विकास तय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार करता है, फिर धीरे धीरे विशिष्टता की ओर बढ़ता है। जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण दें तो बच्चा पहले सभी पक्षियों को क्या बोलता है? चिड़िया बोलता है। फिर धीरे धीरे उन पक्षियों को उनके नाम से पुकारना शुरू करता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है। एकीकरण का सिद्धांत। बच्चा संपूर्ण अंग को फिर विशिष्ट भागों को प्रयोग करना शुरू करता है। पहले बच्चा क्या करता है? उंगलियां चलाता है, फिर बच्चा हाथ हिलाना शुरू करता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत है कि स्टेप बाय स्टेप होगा जो चीज़ होगा। ऐसा नहीं कि आज हो गया कल फिर कुछ और फिर कुछ ना, साथ साथ चलेगा, एक एक करके चीज़ें शुरू होंगी।
मैं आपको फिर बता दूं, मैं बहुत इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स देने वाली हूँ आपको, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें करने ही चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। विकास की संचित और पूर्णावृत्ति का सिद्धांत। विकास अनुभवों का कुल योग होता है। जो भी हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उसका जो कुल योग निकलता है वो विकास होता है। आपने भी देखा होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, समय के साथ, अनुभव के साथ जो चीज़ सीखते हैं वो हमें ज़रूर बताते हैं, है ना। और वो हमारे लिए सही भी होता है। और दूसरी अगर बात हम करें, तो जो भी हम बचपन में करते हैं उसका कुछ भाग हमारी स्मृति में रहता है। जैसे कि अगर हमें बचपन में प्यार हुआ है कोई, तो वो हमें किशोरावस्था में भी देखने को मिलेगा। आपने गाना सुना होगा, बचपन का प्यार मेरा, है ना। तो उसी तरह से कुछ स्मृतियां हमारे अंदर होती हैं जो हमें बाद में याद रहती हैं, जो हमें किशोरावस्था, वृद्धावस्था में भी याद रहती हैं। अब कोई ए फॉर एप्पल तो नहीं भूल सकता ना, वो तो सबको ही याद रहता है। पर हमने कब याद किया था वो? जब हम बचपन में थे, छोटे थे जब हम। तो वो हमारी स्मृतियां जो होती हैं वो हमें बाद में भी याद रहती है। मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। मानसिक विकास भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करता है। जो चीज हम सोच रहे हैं वो हो गया हमारा मूर्त, और जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, तो वो होता है अमूर्त। हम एक जगह बैठे बैठे किसी दूसरी चीज के बारे में, ऐसा तो हुआ था, सोचा था मैंने, ऐसा देखा तो था कहीं, हम स्थिर हैं, एक जगह बैठे हैं, पर हमारी जो सोच है वो दूसरी वस्तु की ओर जा रही है, हमारा ध्यान दूसरी वस्तु की ओर केंद्रित हो रहा है, वो होता है अमूर्त। बाहरी नियंत्रण से आर्थिक नियंत्रण का सिद्धांत। छोटे बच्चे मूल्य और सिद्धांतों के लिए हमेशा दूसरों पर, अपने बड़ों पर निर्भर रहते हैं, पर धीरे धीरे वो विकसित होते हैं और वो अपने, जो उनकी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करना शुरू करते हैं। विकास में विभेदीकरण तथा एकीकरण की प्रक्रिया। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और इनमें से कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, पर ये जो आपके नोट्स हैं ये बहुत ही सही ढंग से बनाए गए, पढ़ के बनाए गए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, और इतना भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। विकास के दो सामान्य नियम होते हैं, विभेदीकरण और श्रेणीबद्ध एकीकरण। शिशु पहले भुजाओं की क्रिया पर नियंत्रण दिखाता है, फिर हाथ की क्रियाओं पर, और अंत में उंगलियों पर नियंत्रण दिखाता है। वो पकड़ना शुरू करता है। पहले क्या करता है, उंगलियों को चलाता है, नहीं पकड़ सकता, फिर हाथ हिलाना शुरू करता है, उसके बाद उंगलियों से किसी, अगर हम उदाहरण दें तो वो उंगलियों से अपनी चम्मच को पकड़कर खाना शुरू करता है। यह नियंत्रण बच्चे की शारीरिक क्रियाओं में विभेदीकरण कहलाता है, जो समय धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाता है, ठीक है। वहीं विभेदीकरण के पश्चात विभेदी क्रियाओं को एकत्रित करना, जितनी भी बच्चे ने जो भी क्रियाएं करी थी उन सबको इकट्ठा करना और एक जटिल एकीकृत व्यवहार उत्पन्न करना। जैसे बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है। पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को सहारे से बिठाते हैं, हम गोद में लेके घूमते हैं, उसको सहारा देते हैं, पर धीरे धीरे वो खुद से बैठना शुरू करता है। ये बहुत जटिल होता है बच्चे के लिए, पर वो करता है। उसे क्या कहते हैं, श्रेणीबद्ध, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करता है तब बैठना शुरू करता है। इस प्रकार विकास प्रक्रिया में विभेदीकरण तथा एकीकरण की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। वृद्धि तथा विकास के नियम शिक्षा में क्या महत्व है? अगर हम बात करें कि अध्यापक के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्या किस तरह से एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थी हैं उनको समझा सकता है। विकास के सिद्धांत के ज्ञान से एक अध्यापक यह जान सकता है कि बच्चों को कब और किस तरह से उत्साहित किया जाए।
ताकि उनका विकास हो सके। इस नियम की सहायता से अध्यापक को बालक के स्तर के बारे में पता चलता है कि किस स्तर का बालक है। यह नियम अध्यापक को पाठ योजना बनाने में भी सहायता करता है, जो लेसन प्लान होता है, बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स बनाएंगे जैसे, ठीक है, जो हम स्कूल में बनाते हैं। इस नियम के अनुसार अध्यापक यह है कि किस स्तर के बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से संबंधित है। विकास की किसी एक दिशा पर ध्यान ना देने से दूसरा सभी पहलुओं में भी रुकावट आ सकती है। अगर हम शुरुआत में ध्यान नहीं देंगे तो हमें बाद में परेशानी होगी ही होगी। अब इस जो भी हमने पढ़ा है, इस पाठ का जो सारांश निकला है वो ये है कि हम कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व होता है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के कारण बालक की शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है पर उनका समाधान भी मिलता है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे। पहला टिप, जब भी आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे तो उनको 1 बाय 1, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो भी आप बताना चाहते हैं उसको इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका है कि आप उसको हाईलाइट कीजिएगा जो भी आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप अपना जो भी आपने अब लिखा है आंसर शीट में उसका सारांश ज़रूर लिखिएगा, जिससे पढ़ने वाले को भी उत्साहित और आनंदितता लगे कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, और आपको भी अच्छा लगे कि आपने जो लिखा है वो आपको पता है कि आपने क्या लिखा है। मंजिल ढूंढो तो रास्ता भी मिल जाता है, मंजिल ढूंढो तो रास्ता भी मिल जाता है, चलो तो सही जनाब, मुकद्दर भी खिल जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके अपने YouTube चैनल स्वयं शिक्षण में। आगे भी बने रहिएगा मेरे साथ। इस तरह की कक्षा के लिए मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती रहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ वो कौन कौन से ईयर में आ रहा है। मैं आपको बता दूँ लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कॉलबर्ग के नैतिक विकास, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर से आ रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में हम वही करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, नमस्कार।